What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं काफ़ी डिटेल में, जो कि आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो अच्छे से आप लोग मेरे साथ में बने रहिएगा, इन सब न्यूज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी से आप लोग का क्विज निकलेगा जो कि आप लोग को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, और इसी के साथ में वीडियो के एंड में जो आप लोगों को रिव्यू देखने को मिलेगा, तो 2-3 बार सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी, एग्जाम में आप लोग इनको नहीं भूलोगे। ओके, सबसे पहले यहां पर बात करते हैं उन लोगों के जो मॉर्निंग में उठ रहे हैं। तो शानदार तरीके से आप लोग उठते रहिए, क्योंकि आप लोगों ने खुद डिसाइड किया है कि आप लोगों को ये टाइम अपना स्टार्ट करना है। हर एक इंसान के हाथ में अपनी चॉइस होती है, आप लोग अपनी चॉइस लेकर चल सकते हैं। हर एक इंसान जो चाहे वो अपने हिसाब से सोच सकता है। किसी को अच्छा लगता है कि ये काम ऐसे कर लेना चाहिए, किसी को दूसरा तरीका पसंद आता है। तो जिसको मॉर्निंग में उठना पसंद आ रहा है वो कंटिन्यूअसली उठते रहिए, इसका फायदा आप लोगों को जरूर मिलेगा। यहां पर बात करते हैं कि जिंदगी को कभी शून्य समझकर छोड़ना नहीं। शून्य मतलब एकदम जीरो, बिल्कुल बर्बाद हो गई, क्योंकि शून्य के आगे कितने अंक लिखे जाने हैं वो शक्ति हमारे ही हाथ में है। आप लोग समझ सकते हैं कि फिलहाल अगर आज के दिन में आप लोगों से बात की जाए कि आप लोगों की जिंदगी क्या है, तो आप लोग बोलोगे सर कुछ नहीं है, एक ऐसे जोन में चल रहे हैं जहां पर पता नहीं जिंदगी में क्या होने वाला है। अगर आप लोग अपने हथियार नहीं टेकोगे, अगर आप लोग कंटिन्यूअसली लगे रहोगे, तो इस बात की तो मैं गारंटी देता हूं कि किसी न किसी ऐसी पोजीशन पर जरूर पहुंचाओगे जहां से जिंदगी में आप लोगों को सेटिस्फेक्शन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन वो तब होगा अगर आप लोग कंटिन्यूअसली लगे रहोगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्विट कर चले जाते हैं, बीच में चीजों को छोड़कर चले जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये लगता है कि यार जिंदगी जो है अब आगे नहीं बढ़ेगी, यहीं रुक गई है। पर लेकिन जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा टाइम कभी रुकता नहीं है, तो टाइम चल रहा है तो इसका मतलब जिंदगी चल रही है। अब इंसान के थॉट कहीं ना कहीं आकर एक जगह टपक जाते हैं कि यहां से आगे नहीं चलना है, तो उन थॉटों को हराकर, उन थॉट्स को हराकर आप लोगों को आगे बढ़ना है, और जो प्रोडक्टिव थॉट्स हैं माइंड में उनको आप लोगों को रिप्लेस करना है। इंसान वही है, आप लोगों ने सोचा यार ये चीज ऐसे कर सकते हैं, या पहले वाले इंसान ने सोचा यार ये चीज में कुछ होगा ही नहीं, तो दोनों का थॉट चेंज होती है, इंसान चेंज हो जाता है। तो इंसान जो थॉट का पुतला है, जैसी सोच होगी वैसे आप लोग बनते चले जाओगे। ये तो आप लोगों ने वैसे भी सुना होगा कि जैसा विचार होता है इंसान वैसे ही बन जाता है। तो अपने विचार को अच्छा रखो, तो आप लोगों को प्रोडक्टिव चीजें हमेशा देखने को मिलेगी। तो सारी चीजें आप लोगों के विचारों का खेल है। घुमा फिराकर वही बात होती है यार, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। ठीक है, तो इसी के चलते आइए अब आज का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। 10 फरवरी, तो 10 फरवरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है जो मुझे आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी, जो हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, इनको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तो बात की जा रही है वर्ल्ड पल्सेस डे के बारे में, जो कि 10 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो वर्ल्ड पल्सेस डे है, इसकी अब की बार की थीम क्या है ये आप लोगों को बतानी है, इसका क्वेश्चन है। इसी के साथ में CBSL क्या है ये CBSL जो है यहाँ पर इसके द्वारा भी 400 मिलियन का करेंसी स्वैप फैसिलिटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में की गई, और दोनों कंट्री मिलकर इसके ऊपर एक तरीके से एग्री हुई। इसका मतलब क्या होता है करेंसी स्वैप का मतलब? करेंसी स्वैप का मतलब ये होता है कि इस कंट्री की जो करेंसी है और हमारी जो करेंसी है, हम दोनों आपस में मिलकर व्यापार करेंगे, अपनी करेंसी में डॉलर वगैरह का यूज नहीं करेंगे। तो इसको बोलते हैं करेंसी स्वैप, यानी कि अपनी लोकल करेंसी को यूज करेंगे, डॉलर को यूज नहीं करेंगे। उसके रीजन क्या है वो हम लोग न्यूज के अंदर डिटेल में समझेंगे, तो इसको हम लोग अच्छे से जानेंगे। अभी हमारी कंट्री में जो ट्विटर को बोला गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, कि आप लोग 250 के करीब जो अकाउंट है उनको सस्पेंड कर दीजिए। ठीक है, मतलब बोला तो बहुत सारे गया था, पर इन्होंने 285 अकाउंट जो है सस्पेंड किए थे, पर फिर उनको रिस्टोर कर दिया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन सा एक्ट के थ्रू यहां पर पावर यूज की थी ये आप लोगों को बताना है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब के द्वारा अभी एक म्यूजियम यहां पर इनॉग्रेट किया गया कर्नाटका के अंदर में। ये पर्टिकुलर जो फॉर्मर जनरल हैं आर्मी के, उनके नाम से ये म्यूजियम है। इनका नाम आप लोगों को बताना है। ऐसे म्यूजियम क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि हमारी कंट्री में जो जनता है वो पर्टिकुलर इस एरिया में समझ सके चीज़ों को, और आर्मी के प्रति अपनी जो एक नहीं कहते कि जाने की चाह है, जो भी बच्चा नया निकल कर आए अगर देखें कि हाँ यार मुझे भी आर्मी में जाना है, तो एक ऐसा ओरा बनाने की कोशिश की जाती है ताकि आर्मी की जो रिस्पेक्ट है वो बरकरार रहे और लोग उसमें जाना चाहें। इसी के साथ में यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। उसके द्वारा बोला गया कि आज की डेट में हमारी कंट्री में अनइंटेंडेड जो इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं जुडिशियल डिसीजन की वजह से, तो ये क्या इंपैक्ट इसका पड़ता है। यानी कि कल को अगर मान लीजिए जुडिशरी ने कोई डिसीजन दिया कि ये प्रोजेक्ट यहाँ नहीं बनाना है, तो उसकी वजह से क्या कॉस्ट आती है, कितने लोगों को जॉब चलेगी, क्या क्या और इंपैक्ट पड़ सकते हैं। इन्वायरमेंट का नाम देकर जो यहाँ पर जुडिशरी ये ऐसे स्टेप उठाती है, तो इसको चेक करने की बात की जा रही है। इसके चलते एक इंडेक्स भी ये निकालने की बातें कर रहे हैं कि जुडिशरी को चेक करेंगे वो अपना काम ढंग से कर रही है या नहीं कर रही है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, समझेंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में, उसके द्वारा अभी रिसेंटली अमेंड किए गए हैं उसके रूल, और जो ट्रांस फैटी एसिड है जो आज के डेट में आप लोग यूज करते हैं खाने के अंदर में, जो भी आप लोग जो आज के डेट में पैकेट वाले फूड लेकर आते हैं,
तो वो प्रिजर्वेटिव उसमें यूज किए जाते हैं, लंबे समय तक वो खराब ना हो। तो उसमें भी आप लोगों को ट्रांस फैटी एसिड देखने को मिलेगा। रीजन इसका ये है कि काफी सस्ता है ये, और ये नुकसान बहुत ज्यादा पहुंचाता है जो हेल्थ को। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं जो इसको जीरो कर रही हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा भी बोला गया है इसको जल्दी ही जीरो करने का। तो कब तक इसको जीरो करने का बोला गया है, ये तो मैंने आप लोगों को बताया भी था। रिविजन कर लीजिए, बताइए कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा भी बोला गया है? पंडित भीमसेन जोशी, जो कि भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी, इनको 100 साल पूरे हो गए, तो उसी के चलते एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा पुणे के अंदर। तो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर ये पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप लोगों से तो डायरेक्ट एग्जाम में बन सकते हैं, ये किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट की फॉर्म में आप लोगों से चीजें पूछी जा सकती हैं। तो डिटेल में चीजें देखिए, आइए आगे बढ़ाते हैं डिस्कशन बिना किसी देरी के। इंपॉर्टेंट डे के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डे जो है यहां पर ये बात की जा रही है वर्ल्ड पल्सेस डे के बारे में। पल्सेस मतलब दालें, मेरी तो फेवरेट है यार। आप लोगों को बोले आप लोगों की सबसे फेवरेट दाल कौन सी है? मुझे अगर कोई बोला जाए तो चने की दाल काफी अच्छी लगती है। चने की दाल को खासकर उसमें दही डालकर जब खाया जाता है तो चाट वाला एक स्वाद देती है, मतलब मुझे काफी अच्छी लगती है। आप लोगों से पूछा जाए फेवरेट दाल कौन सी है, मुझे दाल सातों दिन खिला लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे दाल काफी अच्छी लगती है। तो आप लोगों की फेवरेट दाल कौन सी आप लोग बताइएगा, खासकर वर्ल्ड पल्सेस डे पर तो ये बता ही सकते हैं। अभी 10 फरवरी को ये सेलिब्रेट किया गया, मतलब किया जाएगा आज, यानी कि 2021 में जो ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तीसरा है ये। इसका मतलब कब स्टार्ट हुआ था? इसका मतलब था 2019 में इसको स्टार्ट किया गया था। इसके लिए जो मुहिम स्टार्ट की गई थी वो 2016 में स्टार्ट की गई थी, फिर 2019 में आकर इसको अडेप्ट कर लिया गया वर्ल्ड पल्सेस डे के रूप में। दालों की इंपॉर्टेंस बताई जाती है बेसिकली, कि दाल जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट है। दालों के अंदर काफी ह्यूज प्रोटीन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये सारी एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए पल्सेस यूज किया जाता है। तो इसी के चलते वर्ल्ड पल्सेस डे जो है वो स्टेब्लिश किया गया था यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन यानी कि यूएन के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया कि क्या क्या पल्सेस की इंपॉर्टेंस है ग्लोबल फूड में। तो इसी के चलते बात की जा रही है लो पल्सेस फॉर द हेल्दी डाइट एंड द प्लैनेट। ये प्लैनेट के लिए भी अच्छा है, और हेल्दी डाइट अगर रहेगी तो आप लोग अच्छे से चीजों को एंजॉय कर पाएंगे। इसी के साथ में अगर बात करें, देखिए सबसे बड़ी जो बात होती है, अगर बात करें भुखमरी के बारे में, जो गरीब लोग हैं उनको प्रॉपर प्रोटीन का कंटेंट नहीं मिल पाता है। इसके चलते जो पल्सेस हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये चिकन एग वगैरह खा नहीं पाएंगे, इतना ज्यादा अच्छा खासा पैसा नहीं है, पर पल्सेस भी अगर बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है तो तब फिर दिक्कत देखने को मिलने लगती है, क्योंकि इनका प्रोटीन जो है वो यहीं से निकल कर आता है। तो इसके चलते कोशिश की जाती है कम से कम पल्सेस जो है उसकी जो महंगाई है वो थोड़ी कम रहे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो दूसरा गोल है वो इसके बारे में बात करता है, और इसी से एक अच्छी हेल्थ भी आप लोग की निकल कर आती है। तो भुखमरी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आप लोग याद रखिए। कुछ लिखने के लिए भी आए तो लिखना आप लोग, ठीक है। तो ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट थीम है इसकी, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और हेल्थ के बारे में कुछ भी बात करें, कोविड-19 का अभी दौर चल रहा है, तो आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बात करते हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। इंटरनेशनल न्यूज के बारे में यहां पर बात करते हैं। मैंने बात की थी करेंसी स्वैप के बारे में। करेंसी स्वैप का मतलब यह है कि मान लीजिए जैसे ये करेंसी स्वैप है श्रीलंका के साथ में, तो श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है और हमारी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, श्रीलंका का सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका, इन दोनों के द्वारा बोला गया कि 400 मिलियन जो डॉलर है उनको करेंसी स्वैप ये करेंगे, यानी कि इतने पैसों को करेंसी स्वैप करेंगे एक दूसरे की कंट्री के लिए। तो इसमें क्या होगा कि ये एक तरीके से जो एक्सचेंज करेंगे पैसे को, ये लोकल करेंसी में इसको एक्सचेंज करेंगे। ऐसा नहीं है कि यहां पर डॉलर ये यूज करेंगे। तो इससे क्या होता है, देखिए दिक्कत क्या होती है। आज की डेट में डॉलर की मान लीजिए $1 की वैल्यू जो है वो 72 रुपए है। कल को चलकर $1 की वैल्यू जो है वो मान लीजिए 80 रुपए हो गई, परसों चलकर ये 65 रुपए हो गई। तो डॉलर की वैल्यू काफी ऊपर नीचे होती रहती है। तो मान लीजिए श्रीलंका को हमको $50 देने हैं, ठीक है, डॉलर तो 50 ही देने हैं, पर लेकिन वैल्यू बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रही है। तो इसके चलते काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलता है। अगर खुद की जो करेंसी है उसी में ये काम करेंगे तो उस तरीके की हरकतें नहीं देखने को मिलेगी। तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है यहाँ पर ये लोकल करेंसी में बेसिकली लोकल करेंसी में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने की बात की जाती है, ताकि यहां पर जो एक्सचेंज जो रेट है उसको प्री डिटरमाइन किया जा सके। यानी कि पहले से ये बोल देंगे भैया इस एक्सचेंज रेट पर हम लोग लेंगे, तो उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ता है। आप लोग जिस रेट पर डिसाइड करते हैं उसी पर आप लोग काम कर पाते हैं। और जो थर्ड करेंसी है उसकी जो वोलेटिलिटी है, यानी कि ऊपर नीचे जाने वाली जो उसकी प्रवृत्ति है, उससे भी आप लोग बच पाएंगे। तो मल्टीपल करेंसी जो एक्सचेंज है जो नॉर्मली यहाँ पर जो इन्वॉल्व रहता है, उससे कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो उन प्रॉब्लम से भी यहाँ पर ये बच पाएंगे। तो इसी के चलते करेंसी स्वैप है ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में, जो कि न्यूज में है। आप लोगों को माइंड में आ रहा होगा यार ये न्यूज में कैसे आ गया, ये तो पुरानी न्यूज है, आखिर आप कैसे न्यूज में आ रही है। न्यूज में इसलिए आ रही है क्योंकि इंडिया, जापान और श्रीलंका का एक प्रोजेक्ट था जिसमें से श्रीलंका ने अपना हाथ खींच लिया है। तो श्रीलंका ने जैसे ही उससे बाहर निकले तो ये भी यहां पर एक्सपेक्टेशन लगाई जाने लगी कि श्रीलंका ने जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, वो भी कैंसिल कर दिया है। तो श्रीलंका और इंडिया की साइड से यहां पर ये क्लैरिफिकेशन आया कि भाई साहब ऐसा हम लोगों ने कुछ नहीं किया है, ये जो आप लोग सुन रहे हो ये फालतू की बातें हैं, इनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है, और है भी तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह कि जो इंडिया और जापान के बीच, जो इंडिया जापान और श्रीलंका के बीच में जो कोलंबो पोर्ट टर्मिनल को ज्वाइंटली डेवलप कर रहे थे, उससे इनके द्वारा हाथ इसलिए खींचा गया क्योंकि लोकल जो प्रोटेस्ट करने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा काफी प्रोटेस्ट किया गया कुछ अलग अलग चीजों को लेकर, तो इन्होंने प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिए। पर लेकिन करेंसी स्वैप अगर एग्रीमेंट के बारे में आप लोग बात करते हैं तो ये इनिशियली 3 महीने के लिए था, जुलाई 2020 में। फिर यहां पर श्रीलंका को लगा यार कोविड-19 आ रहा है, काफी ज्यादा खस्ता हालत है, तो उन्होंने इसको बढ़ा दिया, फिर इसको अंटिल 1 फरवरी 2021 तक इसको बढ़ा दिया। अब यहां से आगे अगर बढ़ना है श्रीलंका को, तो यहां से इसका 1 फरवरी को इसका टाइम ड्यूरेशन पूरा हो गया, तो इससे आगे अगर बढ़ना है तो इसको स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करना जो है बेसिकली आईएमएफ से रिलेटेड, वो यहां पर इसको चाहिएगा। श्रीलंका के पास में वो प्रेजेंट टाइम पे है नहीं, अगर उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तो, यानी कि 1 फरवरी को इसकी लिमिट खत्म हो गई है। ऐसा नहीं श्रीलंका इससे बाहर निकला है, इसका टारगेट ही 1 फरवरी तक था। तो जो फालतू की न्यूज चल रही है श्रीलंका ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट से भी बाहर निकल लिया, तो फालतू की न्यूज है, उसके ऊपर आप लोग मत जाइए। तो ये समझाने की कोशिश की गई इस न्यूज में। ओके, आई होप कि समझ गए होंगे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट क्या है, ये भी आप लोग के माइंड में क्लियर हो गया होगा। तो ये है कुछ बातें। आइए आगे चलते हैं नेशनल न्यूज की ओर। नेशनल न्यूज जो है यहाँ पर ये ट्विटर से रिलेटेड है। ट्विटर हमारी कंट्री में एक काफी इंपॉर्टेंट माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, जहां पर आप लोग जो फेमस पर्सनैलिटी है उनके ट्वीट देख सकते हैं। लोग आज की डेट में ट्विटर पर ज्यादा लड़ते हैं, कुछ भी दुनिया में होता है तो 5-10 मिनट के अंदर अंदर ट्विटर पर वो ट्रेंड करने लगता है। तो यहां से आप लोग पता लगा सकते हैं सबसे फास्ट न्यूज प्रोवाइड कराने वाला ट्विटर आज की डेट में हो गया है। तो ट्विटर जो एक माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट है, उसने 250 के करीब जो अकाउंट थे वो सस्पेंड कर दिए गए थे, अब फिर से उनको रिस्टोर कर दिया गया है। तो गवर्नमेंट ने यहां पर इस चीज को लेकर यहां पर चिंता जताई है। तो गवर्नमेंट ने बोला था यहां पर इंडियन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, जिसके तहत उनके द्वारा अमेंडमेंट किया गया, और गवर्नमेंट की ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू जो कंप्यूटर रिसोर्सेज होते हैं उसमें ये इंटरमीडिएटरी होते हैं। इंटरमीडिएटरी मतलब क्या होता है, जैसे मैं आप लोगों को लेक्चर दे रहा हूं, ठीक है, अगर मैं मान लीजिए ऑफलाइन कहीं पर पढ़ा रहा होता तो आप लोग आते प्रॉपर वे में एक हॉल में बैठते और वहां पर लेक्चर लेकर जाते, तो उस टाइम पर क्या होता, उस टाइम पर कोई इंटरमीडिएट नहीं था, मैं आप लोगों के सामने बैठकर लेक्चर ले रहा होता। पर लेकिन आज के डेट में यूट्यूब इंटरमीडिएटरी है, मेरे और आपके बीच में एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है यूट्यूब। तो यूट्यूब की वजह से मैं आप लोगों को यहां पर लेक्चर दे पा रहा हूं, ठीक है। तो ये इंटरमीडिएटरी हो गया, मैंने अकाउंट बना रखा है, आप लोग आकर फॉलो कर रहे हैं और यहां पर लेक्चर देख रहे हैं, तो ये इंटरमीडिएटरी हो गया। ट्विटर पर भी इस तरीके से, जैसे ट्विटर पर अगर ट्विटर पर आप लोग कनेक्ट होता है तो वो एक तरीके से इंटरमीडिएटरी हो गया, मैं कुछ चीजें प्रोवाइड कराता हूं। तो ट्विटर ये बोलता है कि यार अलग अलग लोग यहां पर आकर अकाउंट बनाते हैं, हम बस इंटरमीडिएटरी हैं, ये हमारे ऊपर इसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए कि उन प्लेटफॉर्म पर क्या हो रहा है, क्योंकि किराए पर भी लोग दुकान ले लेते हैं, उसमें क्या लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो ऐसी कई बार बातें बोली जाती है। इंटरमीडिएटरी जो है जैसे टेलीकॉम सर्विस हो गया, ठीक है, मैं आपसे फोन पर अगर बातें करूं तो एक तरीके से मान लीजिए जियो का नंबर है, तो फोन से बातें करूंगा तो जियो हो गया इंटरमीडिएटरी। इंटरनेट यूज करें, कोई भी ऐसी वेब होस्टिंग आप लोग यूज करें, तो ये सारे सर्च इंजन जो यूज किए जा रहे हैं, ऑनलाइन जो भी चीजें हैं यहाँ पर, तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है कि इंटरमीडिएटरी प्लेटफॉर्म पर ही आप लोगों को चलती हुई नजर आती है। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में भी बोला गया कि अगर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसको डिफाइन किया जाता है कि मान लीजिए आप लोग किसी भी पर्सन या किसी अनदर पर्सन का डेटा आप लोग स्टोर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आप लोग उसका रखते हैं। मैंने यहां पर यूट्यूब पर अपना प्लेटफॉर्म बना रखा है, मतलब अपना अकाउंट बना रखा है, उसमें मेरी सारी डिटेल है, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास में मेरी सारी डिटेल रखी हुई है, तो इन्होंने मेरी डिटेल इकट्ठी कर रखी है। तो गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों की डिटेल इकट्ठी करके रखता है, तो उस तरीके से यहां पर जैसे सोशल मीडिया हैंडल हो गया, यूट्यूब हो गया, तो ये इस डेफिनेशन के अंदर आएंगे कि आप लोग उनके ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। सेक्शन 69(1) जो एक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे रखी है कि आप लोग यहां पर इंटरप्ट कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं, अगर कोई ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है तो आप लोग उनको यहां पर गाइड कर सकते हैं। तो इसके ग्राउंड पर यहां पर इनके द्वारा ये बात बोली जाती है। यहां पर अगर इंडिया की सोवरेनिटी के बारे में यानी कि संप्रभुता के बारे में कोई दिक्कत होती है, डिफेंस के बारे में, किसी सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट के बारे में, फ्रेंडली रिलेशन होते हैं किसी कंट्री के साथ में, उसमें कोई दिक्कत आ रही है सोशल मीडिया की वजह से, पब्लिक ऑर्डर या फिर कोई भी ऐसा जिसकी वजह से सोशल नॉर्मल जो एक तरीके से एरिया में कोई भी जो उन्हें कहते हैं कि गुस्सा भड़काने वाली कोई ऐसी चीजें देखने को मिलती है, तो यहां पर इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है। सेंटर ये बोलता है कि सेक्टर 69 जो सेक्शन 69(a) है, ये यहां पर बेसिकली इनेबल करता है सेंटर को कि वो एजेंसी से पूछ सकता है, इंटरमीडिएट एजेंसी से, कि आप लोग इनको ब्लॉक कीजिए, ये सारी चीजें जो भी यहां पर चल रही हैं सही नहीं है, तो ये ऐसा पूछ सकता है। तो ये एक तरीके से प्रोसीजर और सेफगार्ड के तहत यहां पर ऐसा आता है जो ये रूल देखने को मिलता है। तो इसी के चलते एक्सप्लेनेशन ये यहां पे निकल कर आ रहा है कि सेंटर ऐसी हरकतें किसके बेस पर कर रहा है, तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो सेंट्रल ने अपनी सफाई दे दी, बाकी आप लोग समझदार हो। आइए अब आगे चलते हैं स्टेट न्यूज की ओर।
स्टेट जो न्यूज है ये निकल कर आ रही है कर्नाटका से। कर्नाटका में यहां पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी थी जिनके बारे में यहां पर बात की जा रही है, जिनका नाम था यहां पर थिम्मैया। ठीक है, तो यहां पर जनरल थिम्मैया थे, यहां पर उनके नाम का म्यूजियम बनाया गया। म्यूजियम जो बनाया गया है यहां पर ये बनाया गया यहां पर मदिकेरी। तो मदिकेरी जो पर्टिकुलर एरिया है कर्नाटका के, ये है कोडागु डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो यहां पर इनका म्यूजियम इनोग्रेट किया गया हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब के द्वारा। आखिर ऐसा क्यों? देखिए जनरल जो थे यहां पर जिनके बारे में हम लोगों ने बात की, 1906 से लेके 1965 तक का इनका टाइम ड्यूरेशन रहा, और इंडियन आर्मी के अंदर ये चीफ ऑफ स्टाफ भी रहे 1957 से लेके 1961 तक, जो कि काफी क्रूशियल टाइम रहा। अगर आप लोग देखें यहां पर तो प्रॉपर में चीजों को आप लोग समझ पाएंगे। तो अगर इसके बारे में आप लोग यहां पर बात करते हैं तो आज की डेट में अगर आप लोग कंडीशन यहां पर देख पाएंगे तो अगर बात की जाए यहां पर ओनली इंडियन कमांडर है इन्फेंट्री ब्रिगेड का ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर भी यहां पर जो इनके द्वारा एक तरीके से रोल प्ले किया गया, यानी कि एक तरीके से यहां पर ये काफी लंबे समय तक इंडियन आर्मी को सर्व किया गया इनके द्वारा। कोरियन वॉर के द्वारा भी, इसी के साथ में यूनाइटेड नेशन के साथ में भी, मतलब कई सारे एरिया में कई सारे प्रोजेक्ट में इनके द्वारा काम किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों से पूछी जा सकती है इनके बारे में। तो इनसे रिलेटेड यहां पर अभी रिसेंटली इनको कमांडर ऑफ द जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्सेस बनाया गया था 1964 में साइप्रस में। ठीक है, ये 1964 से लेकर 1965 तक यहां पर रहे। पद्म भूषण भी मिला इनको यहां पर सिविलियन सर्विसेज के लिए। और एक तरीके से इनका जो एंसेस्ट्रल हाउस था जिसको सनी साइड, तो यहां पर इसको रिनोवेट भी किया जा रहा है एज ए म्यूजियम के तौर पर। तो ये जितनी चीजें तो आप लोगों से शायद ही कोई पूछेगा, पर हाँ ये जरूर पूछेंगे कि कौन सी जो हमारी कंट्री के आर्मी कमांडर थे, जो जनरल थे, कब से कब तक वो जनरल रहे, जिनको रिसेंटली अभी हमारी कंट्री में जो उनके नाम का म्यूजियम बनाया गया। ठीक है, तो इसके चलते आप लोग याद रखिएगा इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बारे में। क्वेश्चन पूछ ले जाए तो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आप लोगों को कुछ ना कुछ उसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है ये इकोनॉमी की न्यूज है, और ये न्यूज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को पूरे अच्छे से समझाऊंगा। अगर आगे चलकर आप लोग कोई कंपनी स्टेब्लिश करना चाहते हैं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि रियलिटी में कंपनी हमारी कंट्री बनाई कैसे जाती है। हमारी कंट्री में नॉर्मली दो तरीके की कंपनी बनाई जाती थी। दो तरीके की कंपनी कौन सी है? एक को तो बोलते थे सोल प्रोप्राइटरशिप, ठीक है, दूसरे को बोलते थे यहां पर प्राइवेट कंपनी। सोल प्रोप्राइटरशिप और प्राइवेट कंपनी में डिफरेंस क्या है पहले आप लोग ये समझिए। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ये है कि जो कंपनी है, जो कंपनी का बिजनेस है और जो पर्सन है वो सेम है, यानी कि पर्सन ही इनकम टैक्स पे करेगा। तो इसका मतलब ये कंपनी का भी जो टैक्स चला गया, इसका मतलब ये कि दोनों एक ही है। पुराने टाइम में आप लोगों ने देखा होगा जो सोल प्रोप्राइटरशिप रहती थी, अगर कंपनी बर्बाद हो गई तो जैसे राजेश खन्ना का घर बिक गया, ठीक है, तो यानी कि कंपनी बर्बाद हो गई, कंपनी डूब गई। तो इसका मतलब ये कि सोल प्रोप्राइटरशिप थी। प्राइवेट कंपनी में क्या होता है? प्राइवेट कंपनी में होता है कि आप लोगों की जो पर्सनल वेल्थ होती है और जो कंपनी का जो एसेट्स होती है वो दोनों अलग अलग होती है। अगर कल को कंपनी डूब जाती है तो आपकी पर्सनल लाइफ जो है, पर्सनल जो एसेट्स आप लोगों ने इकट्ठी कर रखी है, उसका उससे कोई लेना देना नहीं होगा। तो ये प्राइवेट कंपनी और जो सोल जो प्रोप्राइटरशिप है उसमें आप लोग एक डिफरेंस समझिएगा। पर लेकिन कंडीशन क्या है, अगर प्राइवेट कंपनी आप लोगों को बनानी है उसमें दो या दो से ज्यादा मेंबर होने चाहिए। यानी कि कल को अगर एक पर्टिकुलर पर्सन को कुछ हो जाता है तो ये होगा कि यार कंपनी डूब जाएगी, कम से कम दो इंसान यहां पर ऐसे होने चाहिए जिनके नाम पर ये कंपनी हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यहां पर दो, कम से कम मिनिमम दो कंपनी के ओनर होने चाहिए जिनके पास में शेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। पर लेकिन सोल प्राइवेटरशिप में, सोल प्रोप्राइटर जो शिप होती है, इसमें अकेला एक सिंगल पर्सन रहता है। अब यहां पर ये जो न्यूज है ये आपने ये जाना कि वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी का मतलब क्या हो गया? वन पर्सन कंपनी का मतलब ये होगा कि अब एक ही ओनर रह सकता है कंपनी के अंदर में, और यहां पर आप लोग ओनर एक रहेगा और कंपनी और जो एक तरीके से जो ओनरशिप है, जो कंपनी की और जो पर्सनल चीजें उनको सेपरेट कर सकते हैं एक ओनर के चलते भी। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि यहां पर पर्टिकुलर एक ओनर ऐसा होगा और आप लोग अलग कर सकते हैं। जैसे प्राइवेट कंपनी में फंडर रहता है, वहां पर दो ओनर की जरूरत होती है, पर यहां पर एक ओनर को ही वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो वन पर्सन जो कंपनी है उसको यहां पर इस तरीके से बनाया जा रहा है कि एक ही पर्सन यहां पर लीडर रहेगा, और उसी के चलते आप लोग यहां पर इसको अलग आंक सकते हैं कंपनी को। जैसे नॉर्मली सोल प्रोप्राइटरशिप में होता था, ठीक है, कि एक पर्सन रह सकता है, पर लेकिन उसमें कंपनी को और जो उसकी पर्सनल इनकम है उनको एक ही माना जाता है। पर लेकिन सिंगल पर्सन कंपनी में जो प्राइवेट कंपनी वाली फैसिलिटी दी जा रही है और एक पर्सन यहां पर कंपनी बना सकता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो था इंट्रोड्यूस किया गया था हमारी कंट्री में कंपनी एक्ट 2013 में। इसी के चलते हमारी कंट्री में एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था जे ईरानी कमेटी। तो जे ईरानी कमेटी के द्वारा बोला गया था कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए 2005 में। फिर आगे चल के 2013 में इसको इंक्लूड कर लिया गया और हमारी कंट्री में ये बेसिकली रूल आ गए। तो इनमें से एक रूल अभी यहां पर ये था
कि 1% कंपनी जो है, ठीक है, अगर वो एंड होती है तो 1% कंपनी एंड हो जाएगी अगर उसका स्टेटस जो है पेड अप जो शेयर कैपिटल एक्सीड कर जाता है 50 लाख से, यानी कि 50 लाख से नीचे होना चाहिए। और इसी के साथ में एवरेज जो टर्नओवर है उसका लास्ट 3 ईयर में अगर 2 करोड़ से ऊपर चला जाता है तो वो प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा यहां पर बोला जाता था। पर लेकिन अब यहां पर ये कंडीशन हटा दी गई है, ठीक है, यानी कि अब आप लोग 1% कंपनी को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये एक फैसिलिटी हो गई। दूसरा, पहले क्या था, हमारी कंट्री का जो इंडियन है या फिर जो रेजिडेंट है, रेजिडेंट क्या होता है, किसी भी कंट्री का, हमारी कंट्री में जो लोग रह रहा है तो उसको रेजिडेंट आप लोग बोल देते हैं, तो वो यहां पर सिंगल पर्सन कंपनी खोल सकता था। पर लेकिन अभी जो प्रपोजल किया गया यहां पर इंडियन सिटीजन जो यहां पर आज के में अगर बात करें तो यहां पर अगर कोई भी ऐसा जो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, अगर बात करें नॉन रेजिडेंट जो इंडियन है, उनको अगर यहां पर पहले क्या था 182 दिन तक हमारी कंट्री में रहना पड़ता था, अब यहां पर वो 120 दिन तक भी अगर रहेंगे तो सिंगल पर्सन कंपनी को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। नॉन रेजिडेंट इंडिया के लिए भी यहां पर ये अलाउ किया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि स्टार्टअप जो है, इनोवेशन जो है हमारी कंट्री में आने वाले टाइम में और ज्यादा बढ़ेगा। पहले प्राइवेट की बताई मैंने, प्राइवेट में क्या होता था, तो अभी प्राइवेट कंपनी वाला जो फंडा था, जो प्रोप्राइटरशिप वाला फंडा था जिसमें सोल अकेला ही पर्सन था, होलसेल अथॉरिटी, तो वहां से हटकर एक ऐसा फंडा होगा कि आप लोग अपनी सिंगल पर्सन कंपनी भी स्टैब्लिश कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो ये एक अच्छा तरीका होगा जिसको आप लोग आगे लेकर चल सकते हो, ठीक है। और इसके चलते क्या होगा, आप लोग अगर कल कंपनी डूब जाती है खुदा ना खास्ता, तो उस टाइम पर कंडीशन ये होगी कि आप लोग अलग से अपनी प्रॉपर्टी बचा पाओगे, आप लोग की प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी इसके अंदर। तो ये काफी बड़ा मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो स्टार्टअप चल रहे हैं नए नए, उनको एक सही पाथ देने के लिए, ताकि जो फालतू की चीजों में पड़ जाते हैं कई बार, जिसकी वजह से डूब भी जाते हैं, ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, तो उसको बेसिकली बचाने के लिए सारे जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात आप लोग याद रखिएगा, अगर सिंगल पर्सन कंपनी है, उसमें अगर उसकी जान चली जाती है किसी पर्सन की, उसी के नाम पर कंपनी है, तो कोई ना कोई नॉमिनी रहता है जिसके नाम पर वो कंपनी ट्रांसफर हो जाती है। अब वो नॉमिनी उसको अपने हिसाब से लेकर चल सकता है। पर लेकिन प्रोप्राइटरशिप में कुछ ऐसा नहीं रहता है, उसमें क्या रहता है कि एक ही पर्सन के नाम पर सारी चीजें होती हैं, तो वो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं चीजें। तो वहां पर एक अलग फंडा आप लोग को देखने को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये, हर चीज के कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, तो यहां पर एक बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है। डिफेंस के बारे में न्यूज है, काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझते हैं। बात की जा रही है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में, जिसको LUH बोलते हैं। लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जो है वो इंडियन ऑपरेशनल जो क्लियरेंस है, IOC, उनको मिल गया है इंडियन आर्मी फॉर सेंटर फॉर मिलिट्री जो एयरवर्थनेस है एंड सर्टिफिकेट। तो ये जो बेसिकली सर्टिफिकेट मिलता है, इसका मतलब ये कि अब आगे आप लोग प्रोग्राम लेकर चल सकते हैं। LU जो है, जिसको लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बोलते हैं, यहां पर भी आप लोग इसकी पिक्चर देख सकते हैं, ये है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। तो यहां पर ये 3 टन का एक न्यू जनरेशन सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है, जो हमारी कंट्री में रोटेटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर, किसका ये रोटेटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर, ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड यानी कि HAL का है, ठीक है। HAL का जो यहां पर ये पर्टिकुलर, ये इसके द्वारा यहां पर चीजें स्टेब्लिश की जा रही हैं, और ये ऑपरेशनल है एक तरीके से, कंडीशन यूनिक इन इंडिया, यानी कि इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने कभी अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे न्यूज सुनी है कि हमारी कंट्री में ये इस तरीके के कई सारे जो हेलीकॉप्टर वगैरह लाए जा रहे हैं। रीजन क्या है, देखिए अभी हम लोगों ने देखा था चीता और चेतक, ठीक है, ये कई सारे ऐसे पुराने हेलीकॉप्टर हम लोग यूज कर रहे थे जो अब आउटडेटेड हो गए हैं। अब नया वर्जन आ रहा है, यहाँ पर नई चीजें आ रही हैं, तो उसके हिसाब से अब नई नई चीजें इंप्लीमेंट की जा रही हैं। तो इसके चलते नए नए ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिनमें से ये भी एक ऑपरेशन आप लोग बोल सकते हैं। तो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में हम लोगों ने बात की, जो कि HAL के द्वारा बनाया गया है। एक शब्द मैंने यूज किया यहां पर, ये है यहां पर जो हम लोगों ने देखा, इसको बोलते हैं इंडियन आर्मी फॉर सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थ, यहां पर एयरवर्थनेस एंड द सर्टिफिकेट। तो अगर इसको बोले यहां पर CEMILAC, इसकी फुल फॉर्म आप लोग समझिए। फुल फॉर्म तो मैंने बताई थी, सेंटर फॉर मिलिट्री एयरवर्थनेस एंड सर्टिफिकेट। ये एक लेबोरेटरी है इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, यानी कि DRDO की, जो कि बेंगलुरु में लोकेटेड है। ये सर्टिफिकेट देती है, क्वालिफाइड करते हैं कोई भी एयरक्राफ्ट या फिर एयरबोर्न सिस्टम है कि हमारी कंट्री के लिए इसको यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो जो सर्टिफिकेशन मिलता है वो इससे मिलता है। तो आप लोगों से अगर पूछे किसके अंडर में आती है, तो DRDO के अंदर में आती है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा सकता है डिफेंस फोर्सेज में अगर जाना चाहते हैं, तो छोटी छोटी सी न्यूज होती है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सर्वे और रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं। ये न्यूज मुझे थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगी, बात समझ लेते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। देखिए कई बार जुडिशरी या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग NGT बोलते हैं, यानी कि हमारी कंट्री में NGT या फिर जो कोर्ट है उसके द्वारा कई बार ऐसे डिसीजन दिए जाते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ से सही नहीं है, इसको बंद कर दो। तो उसकी वजह से क्या इकोनॉमी को लॉस होता है, उसके बारे में स्टडी करने के लिए नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर एक बॉडी, एक कमीशन को बोला गया कि इसके ऊपर स्टडी करो
कि हमारी कंट्री में जब जब कोई प्रोजेक्ट रोका गया है तो क्या क्या उसके लॉसेस देखने को मिलते हैं, उसकी वजह से जॉब लॉस होता है, रेवेन्यू लॉस होता है, और भी लोकल एरिया पर क्या इंपैक्ट पड़ते हैं, क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर रुकती है इसकी वजह से, वो सारी यानी कि इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी। तो ये यहां पर फोकस देने की बात की जा रही है कि जुडिशरी को कोई भी प्रोजेक्ट रोकने से पहले अपनी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि उसका इसकी जो बेसिकली डिसीजन से क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां पर बोला गया अनइंटेंडेड जो यहां पर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज है, तो इनके द्वारा 5 मेजर जो प्रोजेक्ट है रिसेंटली अभी जो रोके गए हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या फिर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा, तो उनको चेक करने की बात की जा रही है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये करेंगे कि यहां पर इंटरव्यू करेंगे लोगों का जो उसकी वजह से इफेक्टेड हुए हैं, प्रोजेक्ट या फिर इन्वायरमेंटल कंपेनर जो है, एक्सपर्ट जो है, या फिर बिजनेस की पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपैक्ट पड़ा है, तो ये समझेंगे। इनमें से जैसे कि मोपा गोवा के अंदर एयरपोर्ट कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही थी, आयरन और गोवा के अंदर शट डाउन किया गया यहाँ पर स्टेरलाइट जो कॉपर प्लांट था, कहां पर था यहाँ पर, ये तुत्तुकोडी तमिलनाडु के अंदर। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया इन्वायरमेंट या फिर किसी रीजन की वजह से। एनजीटी कहीं डिसीजन ले लिया जैसे सैंड माइनिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नेशनल कैपिटल रीजन में, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अपने डिसीजन लेता है। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जिसको एनालिसिस करने की बात की जा रही है, और एनालिसिस करके इनके द्वारा बोला गया कि प्रॉपर एक रिजल्ट निकाला जाएगा जिससे हम लोग देखेंगे जुडिशरी हमारी कंट्री में क्या इंपैक्ट डाल रही है। अभी अगर बात करें जो स्टडी है यहाँ पर ये ली गई है, जयपुर एक हेडक्वार्टर है इसका जिसको कट्स बोलते हैं, कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी। याद रखना ये काफी इंपोर्टेंट जो कंपनी आप लोग बोल सकते हैं, सेंटर फॉर कॉम्पिटिशन इन्वेस्टमेंट इकोनॉमिक रेगुलेशन, ये एक इंटरनेशनल प्रेजेंसेस की जो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टडी को आगे लेकर चलने वाली है। तो यहां पर एक तरीके से यहां पर जो नीति आयोग के द्वारा फोकस करने की कोशिश की जा रही है कि जुडिशियल परफॉर्मेंस इंडेक्स तैयार किया जाएगा। उसके चलते ये भी देखेंगे कि जुडिशरी जो है उसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ रहा है। तो नीति आयोग के द्वारा सजेशन दिए जा रहे हैं, तो लार्ज अम्ब्रेला प्रोजेक्ट लाया जाएगा जिसमें जुडिशरी क्या क्या काम करती है उसकी परफॉर्मेंस को भी चेक किया जाएगा, और यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबॉर्डिनेट कोर्ट वो सारी चीजें जो है उसको मेजर किया जाएगा। तो नैरेटिव ये है कि एक तरीके से कि जुडिशरी को सेंसिटिव होना चाहिए कि इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ रहा है उनके डिसीजन का, तो ये समझाने की कोशिश की जा रही है। तो नीति आयोग के द्वारा यहां पर ये पूरा जो तामझाम जोड़ा जा रहा है। नीति आयोग हमारी कंट्री में एक पॉलिसी थिंक टैंक है। इसका मतलब ये होता है कि नीति आयोग यहां पर कुछ चीजें सोचता है और उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता है, तो ये पॉलिसी थिंक टैंक है। 1 जनवरी 2005 में इसको स्टेब्लिश किया गया था। इससे पहले हमारी कंट्री में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर नीति आयोग बनाया गया। मोदी जी काफी चिढ़ते थे प्लानिंग कमीशन से, कई बार उसकी मीटिंग भी यहां पर इनको काफी इरिटेट लगी क्योंकि बोलने का पूरा मौका नहीं दिया जाता था। जयललिता जी जो थी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु की, वो तो छोड़कर मीटिंग बीच में से चली गई थी, और उनके द्वारा बोला गया क्या फायदा है यहां पर आने का जब आप लोग बोलने का टाइम तक नहीं देते हो। तो नीति आयोग फिर आया, यहां पर बोला गया कि थिंक टैंक है। यहां पर अगर एक दो शब्द में आप लोगों से पूछा जाए कि नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में क्या डिफरेंस है, तो इंटरव्यू में अगर कोई पूछ रहे तो बोलना कि नीति आयोग जो है वो बॉटम अप अप्रोच है, यानी कि नीचे से आप लोग अपना आइडिया लेकर आओ, हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे। प्लानिंग कमीशन टॉप टू बॉटम अप्रोच था, यानी कि ऊपर बैठे बैठे ये प्लान बनाते थे और नीचे इंप्लीमेंट करते थे, तो इसलिए इसको गलत बोला जाता था। आज के डेट में किस गांव में क्या रिक्वायरमेंट है उसके लोकल लोग बता सकते हैं, तो उनसे पूछो, ना कि आप लोग बोलो कि नहीं यहाँ पे तो ये जरूरत है। ऐसा नहीं होता है। अब मेरे घर में क्या क्या चीज की कमी है वो मुझे पता है, ठीक है, किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है वो मुझे पता है। कोई बाहर का आने लगे बोलने लगे यार तुम्हारे घर में तो ये चीज है, इसको ले लो, इस चीज की कमी है, क्या पता वो चीज मेरे घर में हो, तुमको कैसे पता वो चीज मेरे घर में नहीं है। तो ये इस तरीके से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, यानी कि अपने गांव में, अपने शहर में, अपनी स्टेट के अंदर, अपनी सिटी के अंदर क्या चीज की कमी है लोकल लोगों से पूछो, वहां के जो ओनर है उनसे पूछो, वो बताएंगे। तो इसके चेयरपर्सन हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग के द्वारा किसको रिप्लेस किया गया, प्लानिंग कमीशन को। यूपीएससी में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन होते हैं जो कि आप लोगों से एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि इनका तो आंसर आप लोग दोगे ही दोगे। अगर वो भी आप लोग ये गलत हो जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि लल्लू लाल वाली कैटेगरी में चल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप लोग फिर कहीं ना कहीं पीछे छोड़ गए हो, अभी आप लोगों को और जरूरत है पढ़ने की। तो कम से कम ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन है वो आप लोग गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं, ट्रांस फैटी एसिड के बारे में बात करते हैं जिसको TFA बोला जाता है। ट्रांस फैटी एसिड को अगर मैं आप लोगों को समझाऊं थोड़ा सा, ये कैसा है, एक ऐसा जो बेसिकली फैट होता है जो आप लोग आज के टाइम में जैसे बेकरी के प्रोडक्ट हैं, कोई बिस्किट वगैरह लेकर आते हैं, सब चीजें होगी, तो इनको लंबे समय तक प्रिजर्व रखने के लिए यूज किया जाता है ट्रांस फैटी एसिड। बर्गर वगैरह, आइसक्रीम वगैरह, ये सारी चीजें, ये आज के टाइम में आप लोग जो फ्राइड चिकन वगैरह लेते हो, ये सारी चीजों में ट्रांस फैटी एसिड होता है। काफी सस्ता होता है और टिकाऊ होता है, लंबे समय तक प्रोडक्ट, अगर इस पे प्रोडक्ट को यूज किया जाए इसके अंदर तो लंबे समय तक खराब नहीं होता है। पर लेकिन हेल्थ के इतने ज्यादा नुकसान है इसके जिसकी कुछ हद नहीं है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो हमारी कंट्री में एक बॉडी है जिसको FSSAI बोलते हैं आप लोग, इसके द्वारा अमेंड किया गया अपने रूल, यानी कि अपने रूल के अंदर चेंज किया गया कि ट्रांस फैटी एसिड को ये खत्म कर देंगे और इसके जो नॉर्म्स थे वो और टाइट कर दिए गए। अभी यहां पर
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बोला गया कि ट्रांस फैटी एसिड जो है उसको 2% पर लेकर आना है और खत्म करना है 2020 में 1 जनवरी से 2% पर लेकर आना है, फिर खत्म करना है। जो कैप है यहाँ पर ये ट्रांस फैटी एसिड पर ये रिसीव करेगी कि 2% तक तो लाना ही लाना है। और जो FSSAI जो है उसके द्वारा 3% बोला था 2021 के एंड तक, 2% बोला था 2022 के एंड तक, आज के में 5% के करीब यहाँ पर यूज किया जाता है। तो इसको खत्म करने की बात की जा रही है आगे, क्योंकि इसकी वजह से जो हेल्थ को नुकसान पहुंचता है वो इतना नुकसान है कि इसकी वजह से बहुत अच्छे अच्छे लोगों के हार्ट अटैक होते हैं, उनको जान चली जाती है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज देखने को मिलेगी, हार्ट अटैक देखने को मिलेगा, जो हाइपर टेंशन, कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी जो इसकी वजह से यहां पर निकल कर आती है। तो ट्रांस फैटी एसिड जो है ये इंडस्ट्रियल प्रोसीजर के थ्रू जो ऐड किया जाता है हाइड्रोजन टू द लिक्विड वेजिटेबल ऑयल, जो लिक्विड वेजिटेबल जो ऑयल रहता है उसके अंदर उसका हाइड्रोजनीकरण किया जाता है, जिसके चलते यहां पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्मल टेम्परेचर पर ये सॉलिड हो जाता है। ठीक है, तो जो भी बेकरी के प्रोडक्ट है, फ्राइड जो फूड है उसमें ये इसको यूज किया जाता है। एक मिलावटी, एक सस्ता आप लोग एक साधन बोल सकते हैं जिसको यूज किया जाता है फूड को प्रिजर्व करने के लिए लंबे समय तक। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बोला गया कि 2023 तक हम लोगों को इसको खत्म करना है। तो इसी के चलते अगर इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊं वो ये है ट्रांस फैटी एसिड के बारे में कि हमारी कंट्री इसको 2022 तक खत्म करने की बात करी है और बोले कंप्लीटली खत्म कर देंगे। WHO का जो टारगेट है उससे पहले, तो देखते हैं कितना अच्छे से इसको इंप्लीमेंट कर पाते हैं, तो वो तो आगे देखने को मिलेगा। फिलहाल ये अभी एक्सपेक्टेशन जो लगाई जा रही है ये मैंने आप लोगों को बता दी। अब एक्सपेक्टेशन कितनी फुलफिल हो पाती है तो वो आप लोगों को टाइम से पता चलेगा। ठीक है, आइए अब आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की ओर। पॉलिटिकल न्यूज है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, थोड़ा समझ लेते हैं। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि हमारी कंट्री में जो पॉलिटिशियन है, हमारी कंट्री में जो आर्मी पर्सनल है, उनको अगर उनकी डेथ होती है या फिर कोई पैरामिलिट्री फोर्स के पर्सनल है तो उनको तिरंगे झंडे में लपेटा जाता है। ठीक है, पर लेकिन नॉर्मल पर्सन को आप लोग तिरंगे झंडे में नहीं लपेट सकते। अगर कोई ऐसा होता है, किसी नॉर्मल पर्सन की डेथ होती है, उसको अगर तिरंगे झंडे में लपेटा जाता है तो ये तिरंगे झंडे का अपमान माना जाएगा। तो ये चीज थोड़ी सी मुझे पर्सनली नहीं पची, बाकी आप लोग बताना आप लोग की क्या रहे। यानी कि हमारे द्वारा बनाए गए जो पॉलिटिशियन है उनको तिरंगे झंडे में लपेटा जा सकता है, पर एक नॉर्मल पर्सन, एक किसान है यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर, पीलीभीत के अंदर, जिसकी डेथ हो गई थी फार्मर प्रोटेस्ट के ड्यूरेशन में, तो यहां पर उसकी जो बॉडी थी उसको तिरंगे झंडे में लिपेटा गया। तो यहां पर इनके ऊपर केस चल गया, इनकी जो मदर थी और इनके जो ब्रदर थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया प्रिवेंशन ऑफ द इंसल्ट टू द नेशनल ऑनर एक्ट 1971 के हिसाब से, क्योंकि उन्होंने उसकी बॉडी जो थी वो तिरंगे झंडे में लपेटी थी। तो इसके चलते यहां पर इनको गिरफ्तार कर लिया। तो ये यहां पर जो रूल है हमारी कंट्री में दिसंबर 23 1971 में यहां पर ये रूल बनाया गया था इंदिरा गांधी जी के टाइम पर कि पिनलाइज किया जाएगा अगर कोई नेशनल सिंबल की इंसल्ट करता है। तो यहां पर नेशनल फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल एंथम, इंडियन मैप या फिर कोई भी ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, तो अगर कोई ऐसा हरकत करते हैं तो यहां पर आप लोगों के ऊपर केस चल सकता है। केस में क्या है, 3 साल तक की सजा, कोई फाइन या फिर दोनों आप लोगों को लग सकते हैं अगर आप लोग नेशनल फ्लैग, जो इंडियन नेशनल फ्लैग या फिर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी ऐसी हरकतें आप लोग करते हैं। तो यहां पर बोला गया कि इसकी डेथ होगी तो इन्होंने के घर वालों ने इसको इसमें लपेटा, तो यहां पर ये बोला गया कि ये गलत है। रूल है, चलिए जो भी है रूल है उसको फॉलो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए था ऐसा। नेशनल फ्लैग जो है वो यहां पर इंडियन नेशनल फ्लैग जो है ये बेसिकली बोला जाता है कि पैरामिलिट्री या फिर आर्मी फोर्स के जो पर्सनल हैं उनके फ्यूनरल यानी कि उनकी डेथ अगर होती है तो उनके लिए यहां पर ये यूज किया जाता है। इसका सेक्शन 3.22 जो फ्लैग कोड है यहां पर 2002 का, ये बोलता है कि स्टेट मिलिट्री सेंटर पैरामिलिट्री फ्यूनरल में आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। बाकी हमारी कंट्री में जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट, जो प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, अगर इनकी डेथ होती है तो इनको भी आप लोग तिरंगे में लपेट सकते हो। पर लेकिन नॉर्मल पर्सन अगर कोई इसको यूज करता है तो उसको यहां पर सजा दी जाएगी। तो ये यहां पर एक पर्टिकुलर हमारी कंट्री में एक्ट है। आप लोग इसके बारे में क्या राय है? तो यानी कि एक तरीके से अगर कोई इस तरीके से कोई पर्सन है पर्टिकुलर, किसी की डेथ हो रही है तो आप लोग नेशनल फ्लैग को यूज नहीं कर सकते, ऐसा इनका मानना है। तो ये एक्ट है हमारी कंट्री में। आप लोगों की क्या राय है इस एक्ट के ऊपर, आप लोग अपनी राय बता सकते हैं। जो भी है आइए आगे चलते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करते हैं। ये बात की जा रही है इंडिया और रशिया के रिलेशन के बारे में। इंडिया और रशिया के रिलेशन से रिलेटेड यहां पर KA-2260 यहां पर एक यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। ये जो यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है एक ज्वाइंट वेंचर है इंडिया और रशिया का। तो यहां पर हमारी कंट्री में 27 से लेकर 33 यहां पर जो बेसिकली हमारी कंट्री के शेयर है इसमें, ये बोला गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो लिमिटेड के चेयरपर्सन है MR माधवन के द्वारा। और जो रशिया का इसमें प्रपोजल है यहां पर वो है 62। इंडिजिनस जो कंटेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा हेलीकॉप्टर का वो 100 पड़ रहा है, यहां पर 70% की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि अभी 8% की रिक्वायरमेंट और इसके अंदर, यानी कि 30 के करीब यहां पर मान लीजिए 33 के करीब इंडिया का हो गया, ठीक है, बाकी का इनका हो गया। तो बचा हुआ जो बच गया उसको कौन यूज करेगा? तो KA-2260 जो है यहां पर ये रिप्लेस करने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है किसको रिप्लेस करेगा, चेतक और जो चीता
चीता और चेतक को रिप्लेस करेगा क्योंकि काफी पुराने हो गए हैं। तो इसके चलते हमारी कंट्री में ये जो प्रोजेक्ट है ये बोला जा रहा है कि विल स्टार्ट फिनिशिंग फ्रॉम 2020-30। तो 2023 से यहां पर इसको बेसिकली यूज किया जाएगा। अगर बात करें हमारी कंट्री में ये ज्वाइंट वेंचर है इंडिया रसिया हेलीकॉप्टर लिमिटेड। तो हमारी कंट्री की HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड और रसिया की जो हेलीकॉप्टर जो रशियन हेलीकॉप्टर है ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके चलते इंडियन रशियन हेलीकॉप्टर लिमिटेड बनाया जा रहा है, जिसके बेस पर ये काम आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। पिक्चर आप लोग देखते हैं यहां पर जिसको बनाने की बात की जा रही है। ये यहां पर बिगिनिंग में बोला जा रहा है 3.33 इंडिजिनस कंटेंट देखने को मिलेंगे, 35 जो हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। आगे 15% यहां पर जो न्यू 25 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे, 35% जो नेक्स्ट 30 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे थर्ड फेज में। फोर्थ फेज में 62 जो इंडिजिनस फेज आएगा जिसमें 50 हेलीकॉप्टर बनाए जाएंगे। मुझे तो ये ऐसा लगा देखने में जैसे लॉलीपॉप नहीं दे देते हैं सामने वाले को कि हाँ ऐसा करते रहो तो ऐसा मिलता रहेगा, तो वो वाली फीलिंग यहां पर आ रही थी। यानी कि रसिया जो है हमको यहां पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन पैसा कमाकर, ह्यूज पैसा कमाकर। इंडिया और रसिया जो थे वो इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट में गए थे यहां पर, किसके चलते बोला गया था कि एटलीस्ट 200 KA-226 जो है यहां पर ये ट्विन इंजन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जिनका एस्टिमेशन जो कॉस्ट है ओवर 1 बिलियन विद 60 हेलीकॉप्टर ये डायरेक्टली इंपोर्ट किए जाएंगे और रिमेनिंग 140 जो है वो लोकली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। यानी कि 200 में से बोला गया था कि 60 तो हम लोग डायरेक्ट खरीदेंगे और 144 जो है हम लोग मिलकर बनाएंगे। तो फर्स्ट हेलीकॉप्टर जो है डिलीवर किया जा रहा है विद इन 36 मंथ। तो यहां पर साइनिंग द कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया उसके 36 महीने के अंदर अंदर 12-36, ठीक है, तो यहां पर कंक्लूड किया गया था। तो अब तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, आगे देखते हैं कैसे चीजें चल पाती है। तो ये एग्रीमेंट था। रशियन कंपनी वर्ल्ड में मोस्ट करप्ट कंपनी मानी जाती है। उसमें जो वहां पर जो गवर्नमेंट है या फिर जो उनकी कंपनीज है, आप लोगों ने कई बार देखा होगा इंडिया को भी काफी नुकसान होता है कई बार रशिया के साथ में डील करने से, क्योंकि क्या करते हैं वो जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर है वो प्रोजेक्ट को डिले करते रहते हैं, प्रोजेक्ट डिले होते रहता है, उससे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, तो फिर ज्यादा कॉस्ट रिकवर करते हैं। तो ऐसी हरकतें कई बार करते हैं ये। ठीक है, चलिए जो भी है आगे बात करते हैं आकाशवाणी म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में। आकाशवाणी म्यूजिक फेस्टिवल का आपकी बार का जो फोकस एरिया है वो है भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी। भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी जी की पिक्चर आप लोग देखते हैं। तो ये पर्सनैलिटी है जिनके नाम पर अभी यहां पर ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा। ये धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका से थे। 4 फरवरी 1922 में इनका जन्म हुआ था और अगली साल 2022 में फरवरी के महीने में इनको 100 साल पूरे हो जाएंगे। तो उसी के चलते जो यूनियन मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग प्रकाश जावड़ेकर साहब उनके द्वारा अनाउंस किया गया पंडित भीमसेन जोशी। तो यहाँ पर सेंट्री जो कमेमोरेटिव फंक्शन ऑर्गेनाइज कराया जाएगा पुणे महाराष्ट्र के अंदर में। ऑल इंडिया रेडियो जो है वो रेगुलर म्यूजिक ब्रॉडकास्ट जो है वो यहाँ पर जो क्लासिकल म्यूजिक जो है आकाशवाणी संगीत ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंट्री में परफॉर्म किए जाएंगे इनकी जो बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए। जो पुणे है कर्नाटका के अंदर इनकी कर्म भूमि है जहां पर इनके द्वारा काफी कुछ काम किया गया, ख्याल सिंगिंग या पॉपुलर वे अपने डिवोशनल म्यूजिक को लेकर भजन या अभ्यास उसको लेकर। पंडित भीमसेन जोशी जो है इनको भारत रत्न मिला था 2009 में। तो ये इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको जरूर एंजॉय किया होगा। कोई भी अगर आप लोगों को डाउट होता है जरूर आप लोग बताया कीजिए। एक तो ये सोच रहा था मैं आप लोगों की जो डाउट से रिलेटेड जो चीजें हैं या तो लेक्चर के एंड में आप लोगों के डाउट ले लिया करूं, ठीक है, या फिर इसके ऊपर वीडियो बना दिया जाए करे। तो कई सारे बच्चे बोल रहे थे, ठीक है, तो कमेंट पढ़ रहा था तो ये चीजें पता चली। तो देखते हैं क्या क्या किया जा सकता है इसके बारे में, सोचूंगा थोड़ा सा वो टाइम से निकाल के। अभी थोड़ा सा तबीयत है वो डाउन चल रही है, आवाज भी आप लोगों को ज्यादा बेटर नहीं लग रही होगी, तो आवाज में भी अभी मतलब फीवर भी था लगभग, मतलब ठीक ठाक फीवर था, तो अभी वो थोड़ा सा डाउन लगा है। रात में थोड़ी चीजें सही हो रखी हैं जिसकी वजह से मुझे लगा एक बार तो लग रहा था कि दिक्कत होगी लेक्चर बनाने पर, सुबह उठा तो आप लोगों की दुआएं काम कर जाती है। फीवर थोड़ा डाउन हो गया, ठीक है, बाकी खांसी नजला जुकाम वो चीज़ें अभी कंटिन्यू है। तो जैसे ही चीज़ें ठीक होती है तो फिर कुछ करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। ये जो डे था यहाँ पर वर्ल्ड पल्सेस डे। इंटरनेशनल न्यूज करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट जो हम लोगों ने बातें की यहाँ पर नेशनल न्यूज में ट्विटर के बारे में जाना। स्टेट के बारे में यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का जो म्यूजियम बनाया जा रहा है उसके बारे में जाना। इकोनॉमी में करेंसी स्वैप एग्रीमेंट ये सब चीजें। डिफेंस में यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के बारे में जाना। इसी के साथ में जो हम लोगों ने जुडिशरी के क्या इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज हो रहे हैं वो समझे। ठीक है, ये एक पिक्चर है यहाँ पर, हाँ ये बेसिकली ये भी आप लोग थोड़ा सा देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कब का क्या कंडीशन है जिसके बेस पर यहाँ पर बोला जा रहा है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट और जो कंपनीज है, ठीक है, वो हिट हुए हैं यहाँ पर। जैसे सैंड माइनिंग हो गया उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो गया अराउंड दिल्ली, गोवा की जो माइनिंग के बारे में मैंने बात की, तमिलनाडु में तुतुकुड़ी प्रोजेक्ट के बारे में बात की, जो मोपा जो एयरपोर्ट प्रोजेक्ट है गोवा के अंदर, तो ये हैम्पर हुए हैं। तो ये 5 ऐसे प्रोजेक्ट है जिनको चेक किया जा रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के अंदर भी बता दिए हैं। ठीक है,
नेक्स्ट जो बात करते हैं, ये यहाँ पर हम लोगों ने समझे डिटेल में फूड एंड एग्रीकल्चर के बारे में जो न्यूज़ थी, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में कब स्टेब्लिश की गई थी और किसके अंडर आती है, इसके बारे में आप लोग बताइएगा। ट्रांस फैटी एसिड के बारे में न्यूज़ जानी, पॉलिटी के बारे में नेशनल ओनर एक्ट 1971 के बारे में जाना, जो यहाँ पर इंडिया रशिया रिलेशन के बारे में बात की, इंडिया रशिया रिलेशन को समझा, आर्ट एंड कल्चर में आकाशवाणी का जो फेस्टिवल है उसके बारे में जाना। आइए अब आप लोगों के सामने क्वेश्चन इनको अटेम्प्ट कीजिए। वर्ल्ड पल्सेस डे की थीम आप लोगों को बतानी है, CBSL की फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। सेंटर ने बोला ट्विटर को कि इतने अकाउंट को सस्पेंड कर दो, किसके तहत? जनरल का नाम बताने जिनके नाम पर म्यूजियम बनाया गया है। कौन बोल रहा है कि जुडिशरी को चेक किया जाएगा कि उसकी वजह से क्या इंपैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमी के ऊपर? किसके द्वारा बोला गया ट्रांस फैट को खत्म करना है जल्दी? WHO का टारगेट कब का है? कौन सी मिनिस्ट्री आकाशवाणी के थ्रू यहाँ पर भीमसेन जोशी के रिलेटेड फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की बात कर रही है? आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये कल का रिविजन कर लेते हैं। नेत्रा की फुल फॉर्म आप लोग को बतानी है, इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। कौन सा केस है जो कि प्राइवेसी के बारे में बात कर रहा था, 2017 में केस था यहाँ पर। झारखंड में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसके नाम पर ये नेटफ्लिक्स के अंदर ड्रामा भी आया, जिसमें बोला जा रहा है कि लाइब्रेरी मूवमेंट की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, गलत एक्टिविटी की जा रही है। फर्स्ट हाई लेवल डायलॉग ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इंडिया का किसके साथ में हुआ? नेवी के द्वारा यहाँ पर रिसीव किया गया मेड इन इंडिया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर HAL के द्वारा बनाया गया, फुल फॉर्म बनानी है। NTCA क्या है जिसके द्वारा 5वां टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में अलाउ किया गया। हरियाणा में PPP स्कीम क्या है, गोबर की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना था। नेत्रा है यहाँ पर नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस के बारे में आप लोग याद रखते हैं। केस पुरता स्वामी केस 2017 में आया था जिसमें प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बनाया गया था। कौन से आर्टिकल के तहत आप लोग बताइए, रिविजन हो जाएगा। झारखंड में है जमतारा डिस्ट्रिक्ट जिसके चलते काफी न्यूज में था और जमतारा के नाम पर नेटफ्लिक्स पर एक यहाँ पर ड्रामा भी था। इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर काम कर रहे हैं। HAL के द्वारा बनाया गया जो एडवांस हेलीकॉप्टर है उसके बारे में हम लोगों ने बात की। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में हम लोगों ने समझा कि यहाँ पर 5th टाइगर रिजर्व अलाउ किया गया तमिलनाडु के अंदर में। हरियाणा परिवार जो पहचान पत्र है वो बात की जा रही है। जो आप लोगों का राशन कार्ड होता है या फिर जो आधार कार्ड होता है वो सिंगल पर्सन का होता है, पूरे परिवार का पहचान पत्र। गोबर है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज जिसको गोबरधन स्कीम के नाम से भी आप लोग जानते हैं। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। जो भी डाउट है कुछ भी है आप लोग जरूर बताइएगा इसके बारे में। इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, अपना ध्यान रखिए और इसी तरीके से जो चीजें आप लोगों को लगती है फीडबैक जरूर दीजिए। PDF जाकर आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, फीडबैक देकर जरूर जाइएगा, ठीक है, जो भी आप लोगों को लगता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। तब तक के लिए जय हिंद।